मुल्ला नसीरुद्दीन एक सुबह अपने छोटे से घर के बाहर खड़े होकर अपनी गधी को खाना खिला रहा था। गधी साधारण सी थी, गर्दन पर कुछ सफेद धब्बे, आंखों में शरारत और चाल में वही ठेठ ठसक जो किसी भी गांव के गधे में होती है। मुल्ला ने गधी को प्यार से पीठ थपथपाई। तभी गांव के बाहर से रवानी की आवाज आई। कुछ घंटे पहले की अफवाहें आज सच होने को थी। दरबार में बड़ा आयोजन था। बादशाह राज्य के नवागत मंत्री को सत्कार देने जा रहा था और पूरे शहर में गहमा गहमी थी। मुल्ला ने सोचा, इतनी भी अफरातफरी में गधी को कहाँ छोड़ना, चलो दरबार का रास्ता देख आता हूं। वो धीरे धीरे बाजार से होकर निकला। गधी उसके पीछे कूदती फांदती, लकड़ी की तख्तियां और दुकानों के कटोरे उसकी टक्कर से हिल रहे थे। अचानक सड़क के बीचों बीच एक सिपाही ने उसे रोका। कहाँ जा रहे हो? दरबार में केवल आधिकारिक लोगों को प्रवेश मिलेगा। मुल्ला मुस्कुराकर बोला, मैं तो बस दरबार का नजारा देखने आया हूं। सिपाही ने शक भरी नजर से गधी को देखा। तुम्हारे साथ जानवर है, यहां सिर्फ रॉयल काफिले को ही अंदर जाने की इजाजत है। मुल्ला ने एक क्षण सोचा और फिर बड़ी शालीनता से कहा, यह मेरा कोई साधारण जानवर नहीं है, ये शाही गधी है। सिपाही हंसा। शाही गधी? कौन सा राज्य इसे भेजा है? मुल्ला ने गंभीरता से कहा, वो राज्य शायद तुम्हारे कई सवालों का जवाब अभी नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम दरबार तक जाने दोगे, बादशाह खुद पहचान लेंगे। सिपाही ने मुल्ला को रोका नहीं, पर उसकी महत्वाकांक्षा से आहत होकर उसने मिलकर कुछ शब्द कहे। ठीक है, पर सावधान रहना। दरबार में इतनी भीड़ है कि अगर गधी कुछ भी उलझाएगी तो तुम्हें खाकी में जाना पड़ सकता है। मुल्ला ने सिर्फ सिर हिलाया और गधी के साथ आगे बढ़ गया। रास्ते भर लोग उन पर आश्चर्य और हंसी से देखते रहे। कुछ ने कहा, मुल्ला तो पागल है, गधी लेकर दरबार जा रहा है। कुछ ने सराहना में कहा, उत्तम हिम्मत है। दरबार का द्वार भव्य था। बड़े बड़े सिंहासन, ऊंचे झंडे और तंबू। जैसा कि मुल्ला पहुंचा, गली गली से तालियां गूंजी। कुछ लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। मुल्ला ने अपनी साधारण जमींदार पोशाक में सिर झुकाकर दरबार के अंदर दाखिल हुआ। लोग सोच रहे थे कि क्या करेगी ये सनकी हरकत। बादशाह, जो एक बुद्धिमान परंतु कभी कभी गंभीर स्वभाव के शासक थे, अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनका चेहरा आश्चर्य से चमक उठा जब उन्होंने गधी और उसके पीछे मुल्ला को देखा। दरबार में सनसनी मच गई। बादशाह ने अपनी बेंच पर बैठे प्रमुख वजीर को इशारा किया। किसने कहा कि यहां पर कोई शाही गधा आएगा? वजीर बड़े शिष्टाचार से बोले, हे महाराज, ये एक गांव का आदमी है, मुल्ला नसीरुद्दीन। कहते हैं कि इसकी गधी शाही है। दरबार में हंसी की लहर चली। कुछ मंत्रियों ने कहा, शाही गधी? क्या हमने अभी तक गधों को शाही दर्जा देना शुरू किया है? दरबार के एक अनुभवी जज ने टोका, ये सब अजीब है। मुल्ला को सजा की जरूरत है, वो मजाक उड़ा रहा है। मुल्ला ने बिना किसी झिझक के कदम बढ़ाकर कहा, हे महाराज, मैं आपका सम्मान करता हूं। मेरी गधी सादगी से भरी है, पर मैंने उसे शाही इसलिए कहा क्योंकि वो सच्ची है। बादशाह ने आंखें मैनदानी करके पूछा, सच्ची? शाही होने के लिए कारण बताओ। मुल्ला ने ठंडे दिल से कहा, महाराज, शाही होने के लिए ताज और सोने की काठी जरूरी नहीं होती। एक प्राणी शाही तभी होता है जब वो सच्चाई, धैर्य और ईमानदारी का परिचय दे। मेरी गधी सुबह उठती है, मुझे चरवाहे के खेतों तक ले जाती है, धूप में राह चलती है और रात में मुझे घर तक सुरक्षित वापस लाती है। वो कभी शिकायत नहीं करती। यही शाही गुण है। दरबार में थोड़ी सी सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने सिर हिलाया, कुछ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो दिलचस्प बहस है। एक बुजुर्ग मंत्री ने पूछा, मुल्ला, यदि शाही होना गुणों से तय होता है तो सारी दुनिया के लोगों के पास शाही प्राणी होंगे। तुम्हारी बात में मजाक है या गहरा अर्थ? मुल्ला ने शांत स्वर में कहा, मजाक नहीं महाराज। कई बार लोग केवल दिखावे पर शाही कहते हैं। उन्होंने ताज,
सोना और जश्न देखा तो समझ लिया कि वही शाही है। लेकिन असली शाही वही है जो सम्मान से जी सकता हो, न्याय का साथ दे सकता हो और अपने स्वभाव से किसी का भला कर सकता हो। बादशाह की आंखों में चमक आई। वे मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम्हारे बोलने का तरीका रोचक है, पर यह दरबार का नियम है कि केवल शाही जानवरों को ही विजय रथ से होकर जाना मिलता है। बताओ, तुम्हारी गधी ने कभी दरबार का कोई काम किया या राज्य की सेवा की है? मुल्ला ने कहा, महाराज, कोई बड़ा काम तो नहीं, पर एक बार मेरी गधी ने एक बच्चे को बचाया। थी एक बरसाती रात, नदी उफान पर थी और एक बच्चा बहने लगा। मेरी गधी ने उसे मुंह से पकड़कर किनारे तक खींच लिया। लोग कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक गधी थी, पर उसने जान बचाई। क्या ये सेवा शाही नहीं है? दरबार में एक हल्की तालियां बजी। बादशाह ने कहा, यह सुनकर मुझे अच्छा लगा, पर क्या तुम शांति से घर जाओगे यदि हम गधी को शाही दर्जा न दे? मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरे लिए तो गधी मेरे परिवार की तरह है। अगर आप इसे शाही कहेंगे तो लोग उसे केवल शाही ही समझेंगे, पर अगर आप इसे आम मानकर भी सम्मान दे तब भी मैं प्रसन्न हूं। तभी दरबार में एक चालाक मंत्री ने सोचा कि मजाक को एक और मोड़ दिया जाए। उसने प्रस्ताव रखा कि गधी को एक शाही अनुष्ठान से गुजारा जाए। आइए, उसने कहा, हम एक परीक्षण करते हैं। ये देखेंगे कि गधी असली शाही गुण दिखाती है या नहीं। सबने उत्सुकता से चुप होकर देखा। मंत्री ने आदेश दिया कि गधी को सोने का झुंड पहनाया जाए, रेशमी कमरबंद बांधा जाए और उसके आगे पीछे ढेर सारे पुष्प और संगीत चालू करवा दिए जाए। मुल्ला ने यह सब देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, महाराज, अगर आप इसे दिखावे से शाही बना रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर याद रखिए, दिखावे से असली नहीं बनाया जाता। गधी पर सोने का झुंड और फूल सजाने पर वो थोड़ी सी असहज हुई। मंत्रियों ने उसे शाही नगाड़ों और झंझनियों के साथ आगे बढ़ाया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। लोग हैरान थे कि गधी का रुतबा अचानक इतना ऊंचा कैसे हो गया। मुल्ला भी गर्वित था, परंतु उसने ध्यान रखा कि गधी परेशान न हो। रास्ते में एक गरीब रोटी बेचने वाली औरत अपने बच्चे के साथ आई। बच्चे की नजर गधी के ऊपर पड़ी और वो धीरे धीरे पास आया। भीड़ ने उसे धक्का दिया। उस गरीब औरत ने मुल्ला से कहा, मियां, मेरा बच्चा भूखा है, पहली बार वो उत्सव देख रहा है, क्या आप उसे कुछ दे सकते हो? मुल्ला ने अपनी जेब खंगाली तो वहां कम ही सिक्के थे। उसने गधी के कसे हुए रेशमी पट्टे में से एक छोटा सा सोने का टुकड़ा देखा जो गलत तरीके से चमक रहा था। मुल्ला ने बिना सोचे समझे वो टुकड़ा निकाल लिया और बच्चे के हाथ में दे दिया। ले बेटा, खाना खरीद ले, उसने कहा। जब मंत्री और दरबार के सदस्य ने देखा तो कुछ चौंक उठे। तुमने क्या किया? एक सज्जन बोला। वो सोना था जो हमने गधी पर सजाया था। मुल्ला ने सरलता से कहा, अगर ये सोना किसी गरीब की भूख मिटा सकता है तो ये शाही सोने की तरह अधिक पूजनीय है। दरबार में अब गहमागमी बढ़ गई। कुछ लोगों ने कहा कि मुल्ला ने बेतुकी हरकत की है, पर कुछ ने उसकी मानवीयता की सराहना की। बादशाह ने देखा कि मुल्ला ने बिना किसी दिखावे के सही काम किया। वे उठकर बोले, मुल्ला, तुमने हमें एक महत्वपूर्ण सबक दिया है। क्या शाही होना केवल भव्यता है या वह कार्य जिससे लोगों के जीवन में राहत आती है? मुल्ला ने विनम्रता से कहा, महाराज, शाही होना केवल ताज पहनने से नहीं आता। शाही होना अपने कर्तव्य का पालन करना है, चाहे वो कर्तव्य छोटा हो या बड़ा। बादशाह की आंखों में गर्व और संतोष दोनों झलक उठे। उन्होंने आदेश दिया कि गधी को दरबार की रक्षा का सम्मान दिया जाए। इससे दरबार में नया उत्साह छा गया। गधी को एक सम्मान की पट्टी दी गई, पर मुल्ला ने फिर से कहा, महाराज, मैं शुक्रगुजार हूं, पर एक बात कहनी है। अगर आप इसे केवल दिखावे में रखेंगे तो फिर इसका अर्थ खो जाएगा। बादशाह ने पूछा, तो तुम क्या सुझाव देते हो?
मुल्ला ने सादगी से कहा, जो सम्मान दिया गया है उसे असल में भी निभाया जाए। इस गधी को गांवों के पास भेजकर जो भी कमजोर है उसकी मदद करवाई जाए, उसकी देखभाल की जाए, और जो सोना सजाने के नाम पर इकट्ठा हुआ है उससे गांव के भरे हुए कुओं और रास्तों की मरम्मत करवाई जाए, ताकि लोगों की जिंदगी में असल सुधार आए। मंत्रियों ने सोचा कि ये एक अच्छा विचार है। बादशाह ने ठान लिया कि मुल्ला सही कहता है। उन्होंने आदेश दिया कि गधी को दरबार का दूत बनाया जाए, जो दूर दूर के गांवों तक जाएगा और देखेगा कि जनता को क्या चाहिए। साथ ही जो पैसा शाही सजावट पर खर्च हुआ उसका एक हिस्सा सार्वजनिक उपयोग के कामों पर लगाया जाएगा। कुछ लोगों ने सोचा कि यह निर्णय अजीब सा है, गधा दरबार का दूत। पर बादशाह ने कहा, कभी कभी बुद्धिमत्ता अजीब रूप में आती है। उन्होंने मुल्ला से कहा, तुम्हें अब यह गधी वापस लेनी चाहिए और उसकी देखभाल करवा दी जाएगी। मुल्ला ने नम्रता से धन्यवाद कहा और गधी के गले से अब वो टुकड़ा निकालकर गांव वाली औरत को दे दिया। औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, इसने मेरे बच्चे को बचाया। मुल्ला ने कहा, अच्छा कर लो और बच्चे को पढ़ने भेजो। दरबार में बदलाव की हवा चली। गधी को न केवल शाही दर्जा मिला, बल्कि उसे असल सेवा का अवसर भी दिया गया। मुल्ला को सम्मान मिला पर उसने उससे बड़ा उपहार मांगा। महाराज, मुझे और मेरे गांव वालों को अदालत में न्याय मिलने की गारंटी दीजिए। बादशाह ने कहा, तुमने सही कहा, हम न्याय दिलाएंगे। और इस पर उन्होंने एक नया आदेश जारी किया कि जो भी गांव समस्या लेकर आएगा उसे दरबार तक लाने का रास्ता सरल होगा और मुल्ला या उसकी गधी जैसी सेवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। समय ने दिखाया कि यह निर्णय सही था। गधी, जो अब दरबार की दूत थी, गांव गांव गई। उसने लोगों के दुख सुने, बीमार बच्चों के लिए दवा पहुंचवाई, रास्तों की मरम्मत की और जरूरतमंदों को खाना मिलवाया। लोग उसे प्यार से शाही दूत कहने लगे। मुल्ला अपनी गधी के साथ हर जगह पर प्यार और प्रेम से मेलजोल बढ़ाता रहा। उसने ये नहीं सोचा कि अब वो दरबार का हिस्सा है। वो बस अपनी रिवायत के अनुसार लोगों की मदद करता रहा। एक दिन राज्य के एक दूरस्थ गांव में एक बड़ा विवाद हुआ। गांव के दो परिवारों में पानी के अधिकार को लेकर झगड़ा हो गया था। दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे पर समाधान नहीं निकला। लोग दरबार से थक चुके थे। तब किसी ने सुझाया कि शाही दूत मकान के बहाने गधी को बुलाया जाए। गधी पहुंची, मुल्ला भी साथ था। उसने दोनों परिवारों को बिठाया और कहा, पानी जीवन है। कोई भी जीत या हार इसमें खुशहाली नहीं ला सकती। हम सब मिलकर कुएं की मरम्मत करेंगे और पानी के हिस्से निर्धारित करेंगे। उसने सुझावों के साथ साथ अपने लोगों को समझाया। कुछ लोगों ने कहा कि यह हल निकलेगा क्या, पर मुल्ला ने धीरे धीरे बातों को शांत किया और गधी ने एक अनुमानित तरीके से दोनों परिवारों को पानी बांटने की योजना बताई। लोग हैरान थे कि कैसे एक गधी और उसके मालिक ने इतने समझदारी भरे तरीके से विवाद सुलझा दिया। ये खबर दूर दूर फैल गई। राज्य के अन्य गांवों में भी लोग शांति के लिए मुल्ला और उसकी गधी के पास आने लगे। एक बार दरबार में फिर से एक बड़ा उत्सव रखा गया। बादशाह ने मुल्ला को बुलाया और कहा, तुम्हारी सूझबूझ और तुम्हारी गधी की सेवाओं ने हमारे राज्य में शांति लाई है। मैं चाहता हूं कि तुम हमें बताओ कि तुम और क्या चाहते हो। मुल्ला ने बड़ी सादगी से कहा, महाराज, हमारी बस इतनी इच्छा है कि हम अपने गांव में स्कूल खोल सकें, ताकि बच्चे पढ़ लिख कर अपने बच्चों को भिखारी बनते न देखें। और एक और बात, हमारे खेतों में पानी पहुंचाने के लिए एक छोटी सी परियोजना की जरूरत है। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया और राज्य के अधिकारी उन्हें मदद देने लगे। कुछ वर्षों में मुल्ला के गांव में एक स्कूल बना, कुएं और नहरें बनी और जीवन बदल गया। मुल्ला ने कभी शेखी नहीं की। वो बस रोज गधी के साथ घूमता, बच्चों को पढ़ाता और किसानों के साथ बैठकर उनके हलचल में मदद करता। समय के साथ मुल्ला की गधी बूढ़ी हो गई। उसके कदम कमजोर हो गए
उसकी आंखों में धुंधलापन आने लगा। फिर भी वो निष्ठा से अपने काम करती रही। एक दिन बादशाह ने स्वयं मुल्ला और उसकी गधी के लिए एक छोटा सा सम्मान समारोह रखा। वहां तक पहुंचे गांव के लोग, उन बच्चों ने जिनको स्कूल ने बदल दिया था, और वे बुजुर्ग जिनको पानी मिला था। सबने मिलकर मुल्ला और उसकी गधी का अभिनंदन किया। बादशाह ने कहा, सच्चाई, ईमानदारी और सेवा ही असली शाही गुण है। आज हम इस गधी को और उसके मालिक को ये दिखाते हैं कि असली रुतबा वही है जो लोगों की जिंदगियां बदल दे। मुल्ला की आंखों में आंसू भर आए, पर उसने नम्रता से सर झुका लिया। वो जानता था कि असली पुरस्कृतियां दिखावे से नहीं, कर्म से मिलती है। समारोह के बाद मुल्ला और गधी खेतों की ओर लौट आए। गधी के कदम भारी हो चुके थे, पर उसके दिल में संतोष था। मुल्ला ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुमने बहुत किया। गांव वाले गधी को प्यार से घेरे हुए थे। कई बच्चों ने उसके गले पर फूल माला पहनाई। गधी ने धीरे धीरे सिर झुकाया और अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी में लग गई। अगले दिन जब सूरज उगा, गधी ने आखिरी बार गांव की गलियों में चक्कर लगाया। वो हर जगह से गुजरी जहां बच्चों की हंसी गूंजती थी, जहां कुएं का पानी झरता था और जहां किसान अपनी फसलों की देखभाल करते थे। लोग स्तब्ध थे, कुछ रो रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे। वे जानते थे कि इस गधी ने उन्हें एक नई दोगुनी जिंदगी दी थी। न केवल पानी और स्कूल, बल्कि सम्मान और आत्मविश्वास भी। गधी के निधन के बाद बादशाह ने गांव में एक छोटी सी स्मारक बनवाई, ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने कि असली शाही गुण क्या होते हैं। वहां एक छोटी सी ईंट पर लिख दिया गया, शाही वह है जो सेवा करे। मुल्ला ने उस स्मारक को देखा और उसने अपने दिल में एक शांत मुस्कान रख ली। उसने सोचा कि ये काफी है। उसने गांव के बच्चों को कहानियां सुनाना जारी रखा, पर अब वो कहानियां उन मजबूत सबकों से भरी थी जो उसने अपनी गधी से सीखी थी। कई साल बाद जब मुल्ला बूढ़ा हो गया, बच्चे उसके पास आकर कहते, मुल्ला, बताओ फिर से शाही गधी की कहानी। मुल्ला आंखें चमकाकर कहता, ये गधी कोई जादू नहीं थी। ये बस सच्चाई, धैर्य और प्यार की मिसाल थी। बच्चे ध्यान से सुनते। कहानी फैलती रही और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही। लोग गांवों से लेकर शहर तक यही कहने लगे कि असली शाही गधों का राज्य नहीं होता, असली शाही वही है जो सेवा करता है। और इस कथन ने समाज में बदलाव की सही धारा पैदा कर दी। कई सालों तक मुल्ला ने लोगों के बीच यात्राएं की, नए विचारों को जन्म दिया और पुराने अंधविश्वासों को मिटाया। जब कभी कोई किसी बड़ी बात पर घबराता, लोग कहते, मुल्ला की गधी को याद करो, और उससे समाधान की दिशा मिल जाती। मुल्ला का जीवन साधारण था, पर लोगों के दिलों में उसका स्थान शाही था। उसने कभी ताज नहीं चाहा, उसने कभी प्रमोशन नहीं मांगा, पर उसने दुनिया को दिखाया कि महानता अक्सर सादगी में छिपी होती है। किसी सुबह मुल्ला ने गांव के केंद्र में एक छोटी सी सभा बुलाई और सबको बुलाया। वो बूढ़ा था, पर उसकी आंखों में अभी भी वही शरारत थी। उसने बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, याद रखो, असली शाही होने का मतलब है कि तुम दूसरों की मदद करो। बच्चों ने पूछा, मुल्ला, तुमने हमें क्या सबसे बड़ा सबक सिखाया? मुल्ला ने हंसकर कहा कि दिखावा चल सकता है, पर सच हमेशा सामने आ जाता है, और अगर तुम सच के साथ खड़े हो तो कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। उस दिन गांव ने मुल्ला के नाम एक छोटी सी पुस्तकालय की नींव रखी, जहां बच्चे मुफ्त में किताबें पढ़ सकें। ये वहीं से निकला था जो पहले एक साधारण गधी के नाम पर हुआ था। बादशाह के निर्णय, मुल्ला की सादगी और लोगों की भागीदारी ने मिलकर एक छोटी सी क्रांति बना दी। ये क्रांति दया और सेवा की थी, जो धीरे धीरे फैलती रही। मुल्ला की कहानी लोगों के जुबान पर एक मिसाल बन गई। दरबार के मंत्री अब भी हंसते हैं कि कैसे एक गधी ने उन्हें अदालत के नियमों को बदलने पर मजबूर कर दिया, पर वे गर्व भी महसूस करते हैं कि उनके राज्य में ऐसा हुआ। बादशाह जब भी किसी समारोह में होते, वो स्मृति चिन्ह पर एक पुष्प चढ़ाते और कहते,
हमने एक सच्चे शाही को पाया और कहानियां यही खत्म नहीं हुई। उन बच्चों में से कुछ बड़े होकर न्यायाधीश बने, कुछ स्कूल के अध्यापक और कुछ किसान जिसने अनाज की नई फसल उगाई। पर वे सब एक बात पर एकमत थे। उनका मार्गदर्शन वही था जो मुल्ला और उसकी गधी ने दिया था। वे जानते थे कि असली शाही होने की परिभाषा बदल चुकी है। ये अब राजा के ताज या सोने के गहनों से नहीं, बल्कि सेवा और इंसानियत से मापी जाती थी। एक शाम जब मुल्ला अकेले बैठा था, उसने आकाश की तरफ देखा और सोचा कि जीवन ने कैसे मोड़ लिए। उसने गधी की याद में एक शांत मुस्कान दी और कहा, हमारी गधी ने हमें दिखा दिया कि सच्चाई और दया की कीमत क्या होती है। उसके शब्द हवा में मिलकर गांव के उन बच्चों की हंसी बन गए जो अब बड़े होकर अपने अपने क्षेत्रों में परिवर्तन ला रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती थी। किसी का काम ही ऐसा था कि वह जो कुछ भी कहे, उल्टा सीधा या बुद्धिमानी भरा, सुनने वालों के मन में किस्सों की एक लंबी कतार खड़ी कर देता। मुल्ला की एक आदत थी। वो हर सुबह गांव की काली मिट्टी पर नंगे पांव चलकर चाय बनाने से पहले नींद उड़ा लेने के लिए कुछ अजीब कर गुजरता। पर उस साल बसंत का मौसम कुछ अलग ही था। पेड़ों पर पत्ते हरे थे और हवा में एक अजीब चमक थी। उसी सुबह मुल्ला ने आंगन के पेड़ पर एक कोयल देखी, पर यह कोई साधारण कोयल नहीं थी। ये कोयल हंस रही थी। हंस रही? बिल्कुल। कोयल की आवाज में कोई मीठा सुर था, पर साथ ही उसमें अचानक हंसी का जादू भी घुला हुआ था। कुकुहा। यह सुनकर मुंह में चाय का चुस्का फंसा हुआ सा रह गया। मुल्ला ने पहले तो समझा कि शायद किसी ने छोटी घंटी बजा दी है, पर जब उसने अपने हाथ से चिमटी लेकर उस कोयल की ओर इशारा किया तो कोयल ने हंसते हुए एक छोटा सा पर फड़फड़ाया और फिर वही धुन, कुहाओ। गांव के बच्चे जो पास से गुजर रहे थे रुक कर देखे और हंसी की फुहार फूट पड़ी। बूढ़े लोगों के चेहरे पर भी कठिनाई से स्नेह का अजीब सा भाव दिखाई दिया। कुछ तो आंखों में आंसू भी आ गए। मुल्ला ने सोचा, ये तो बड़ा अनोखा है। कोयल हमेशा मीठा गीत गाती थी, पर यह तो हंसी उड़ा रही है। उसने कोयल के पास जाकर कहा, बेटी, तू इतनी कितनी हंस रही है? क्या बात है? कोयल ने सिर तिरछा किया, आंखें चमकी और बोली। हाँ, बोली नहीं, पर उसकी आवाज बिल्कुल ऐसा लगती था जैसे वो किसी मजाक पर खुद भी हंस रही हो। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अच्छा है, तू मुझे भी हंसा देगी, पर पहले बता, क्या तू मेरी है? कोयल ने फिर एक छोटी सी हंसी भरी तान दी और पेड़ की डालियां हिलती हुई नीचे आकर मुल्ला के कंधे पर बैठ गई, ठीक वैसी ही जैसे कोई पुराना दोस्त आता है। ये बात जंगल से गांव तक फैल गई। पहले तो लोग मानने के लिए आए, फिर सुनने के लिए और अंत में देखने के लिए। कुछ लोग कहने लगे कि ये कोई शैतानी चुहल होगी। कुछ ने कहा कि ये तो खुदा का चमत्कार है। मुल्ला ने कोयल का नाम रखा हंसी कोय, क्योंकि वो न केवल गाती थी, वो हंसती भी थी, और जो भी उसकी हंसी सुनता उसे अजीब सी तसल्ली मिल जाती। पहला बड़ा मजाक तब हुआ जब मुल्ला उसे बाजार लेकर गया। बाजार में लोग सुबह के सामान ले रहे थे, अनाज, फल, मसाले, और मुल्ला की कोयल ने एक दो सुर सजग कर दिए। पहले कुछ लोग मुस्कुराए, फिर अचानक एक बड़ा व्यापारी चिल्लाया, ये तो वही कोयल है जो हंसती है। और तभी कोयल ने एक लंबा तुक्का मारा, कुहाओ। बाजार के सारे बच्चे खड़े हो गए और बिना किसी रोकटोक के हंसने लगे। व्यापारी थमसा गया। उसकी मूंछों के बीच एक झुर्रिया आई और वो बोला, मुल्ला, ये कोयल मेरे दुकान के ऊपर बैठकर मुझे ग्राहकों को हंसाने का मौका दे देगी क्या? मुल्ला ने बिना देर किए कहा, अगर वो तुम्हारे यहां बैठ जाएगी तो ग्राहक तो खिंचेगे ही, पर जब खाते पीते जाएंगे तो दाम भी मांगेंगे। व्यापारी ने चिल्लाकर कहा, दाम? मुल्ला ने सिर से उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि हंसी मुफ्त नहीं मिलती। यह सुनकर पूरा बाजार गर्म हो गया। कुछ लोग हंस पड़े, कुछ ने तर्क किया, पर कोयल ने एक बार फिर वही आवाज निकाली और बाजार का एक बूढ़ा कबाड़ी, जो हमेशा कड़वाहट भरे अहंकार के साथ बैठता,
उसकी आंखें भी चमक उठीं और वो बोला, मुल्ला, ये तो बहुत बड़ी दौलत है, इसे बेच दे, मेरे पास अच्छे पैसे हैं। मुल्ला ने तिलमिलाकर कहा, मैं इसे बेचूं? ये तो मेरे साथ आती है जब मैं उदास होता हूं और मुझे हंसाती है। कबाड़ी बोला, अरे, उदासी तो सबको होती है, बेच दे और फिर पैसा कमाकर नए सुख खरीद ले। मुल्ला ने एक पल के लिए सोचा और फिर कोयल की तरफ देखा। वो फिर से फुसफुसाई सी हंसी चलाती हुई बैठी थी। मुल्ला ने बोला, नहीं, इसको मैं नहीं बेचूंगा। बाजार में जो लोग मौजूद थे वे 3 हिस्सों में बंट गए। जो कहते थे कि कोयल का हंसना समाज को बदल देगा, जो कहते थे कि ये एक आम चिड़िया है और सिर्फ दिखावा है, और जो बेचैन थे कि ऐसा कुछ अजीब हो गया है। पर मुल्ला ने अपनी जगह छोड़ने का नाम नहीं लिया। उसने कोयल को अपने कंबल में बांधा और उसे गांव के चौपाल में बैठा दिया। वहां वो कोयल जैसे ही सुर बदलती, लोगों की बाध्यताएं क्षण भर के लिए गायब हो जाती। दिन गुजरते गए और हंसी कोई की शोर शरारत बढ़ती गई। एक बार गांव में शादी थी। पूरा गांव आमंत्रित था। अंत में जब बारात पहुंची तो विवाह स्थल पर सब कुछ तय था। पर दुल्हन की नानी अचानक बहुत उदास दिखी। उसे कोई पुराना गम सताता था। वो बैठकर चुपचाप रो रही थी। मुल्ला को यह देखकर बहुत अजीब लगा। वो अपनी कोयल लेकर वहां पहुंचा और कोयल ने एक हल्की मीठी धुन बनाई। पर अचानक बीच में जैसे ही स्वर बदला, वो हा कर बोली और नानी के गले में हंसी फूट पड़ी। आंसू और हंसी साथ आए। लोग चौंक कर देख रहे थे, कुछ समझते नहीं थे कि अचानक खुशियां कैसे आई। नानी ने कहा, यही तो चाहिए था, हमें हंसी चाहिए थी। शादी में सबने कहा कि कोयल ने वरवधू के लिए सौभाग्य ला दिया है। वर की मां ने कहा, ऐसी कोयल घर घर में होनी चाहिए। पर मुल्ला ने शांत होकर कहा, यह तो आती जाती है, पर जिस घर में स्नेह और समझ हो वहां ये ठहर कर भी गीत गा देगी। हंसी कोई की सबसे मजेदार हरकत तब हुई जब गांव के मुंडा स्कूल के मास्टर साहब ने परीक्षा के दिन बच्चों के परीक्षा तनाव को कम करने के लिए उसे बुलाया। मास्टर साहब बहुत सख्त थे। उनके चेहरे पर हमेशा तपाकसी की रेखाएं थी। मुल्ला ने कहा, माहिर, बस एक बार इसकी हंसी सुन लो, फिर देखना बच्चों की याददाश्त कैसे बढ़ती है। मास्टर साहब ने टाल मारे बिना सहमति दी और परीक्षा के पहले उसने बच्चों के साथ बांस की टोकरी के ऊपर कोयल को रखा। जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, कोयल ने एक एक करके मीठे गीत गाए और बीच बीच में छोटी छोटी हंसी के फूट दिए। बच्चे गुदगुदे गए और ध्यान लगाकर परीक्षा देने लगे। परीक्षा समाप्ति पर मास्टर साहब भी मुस्कुरा उठे और बोले, मुल्ला, लगता है तुम्हारी कोयल ने बच्चों को खुश कर दिया। मुल्ला ने सिर हिलाकर कहा, हंसी जब दिल में उतरे तो ज्ञान भी साथ आता है। कोयल की हंसी कभी कभी गलतफ हमी भी पैदा कर देती। एक बार गांव में एक बड़ा झगड़ा हुआ। 2 पड़ोसी आपस में पानी की बारी को लेकर उलझ गए। दोनों के शब्द तेज थे और गांव का माहौल भी गर्म। मुल्ला ने सोचा कि कोयल की हंसी से माहौल नरम हो सकता है। उसने कोयल को झुलसाकर बीच मैदान में लाया और कहा, देखो बच्चों, थोड़ा शांत हो जाओ। कोयल ने पहली बार गंभीर स्वर में गाया। ऐसा नहीं कि वो हंसी भूल गई हो, पर उसकी तान में वही खनक थी जो लोगों को अजीब तरह से हंसा देती। दोनों पड़ोसी अचानक ठहाके लगाने लगे और फिर बिना किसी योजना के दोनों एक दूसरे के पुराने किस्से सुनाने लगे जो बचपन के थे। लोग सुनकर रोने हंसने लगे और झगड़ा धीरे धीरे मिट गया। हंसी ने जैसे 2 रंग दिलों को जोड़ दिया। पर फिर बात और बढ़ गई। झगड़े का विषय पानी था, पर जब सबने हंसकर पुरानी गलतफहमियों को भूल दिया तो गांव वालों ने मिलकर नई बटाई बनाई और सबने मिलकर कुआं साफ किया। मुल्ला ने सोचा, हंसी भी कभी कभी बेहतरीन न्याय कर देती है। एक दिन साबे आजिम, राज्य का कांस्टेबल, गांव पहुंचा। उसने सुना था कि यहां एक कोयल हंसती है जो लोगों को अनोखे ढंग से प्रभावित करती है। वो बड़ा व्यवस्थित इंसान था। उसकी पोशाक और चाल में उस साहब का भेद था कि वो समस्या के बिना चैन से नहीं बैठता।
कांस्टेबल ने सोचा कि ये गांव में शरारती अफवाह होगी, पर मुल्ला ने उसे दावत दी और कहा, साहब, हमारी कोयल को सुनिए। कांस्टेबल ने पहले तो ठुकरा दिया, पर मित्रवत आग्रह के बाद उसने अनुमति दी। कोयल ने उसकी तरफ देखा और एक धीमी, गंभीर सुर में मुस्कुराई सी आवाज दी, फिर अचानक हाहा कर दी। कांस्टेबल का गला ऊंचा हो गया। वो हंस पड़ा और उसकी कठोर सख्ती के पीछे जो लोहे का आवरण था, वो एक जादुई पल में टूट गया। उसने कहा, मैंने आज तक किसी को ऐसे हंसते नहीं देखा। मुल्ला ने हंसते हुए जवाब दिया, कभी कभी हंसी सबसे सख्त आदमी को भी धरती से जोड़ देती है। पर हंसी कोय के साथ एक मुश्किल भी आई। वो अपनी हंसी को जब चाहती थी तब चाहती थी, और बस एक बार उसने अदालत में भी धमाल मचा दिया। राज्य का एक बड़ा मंदिर में सुनवाई चल रही थी। वहां के नौकरों से लेकर वकीलों तक सब कुछ गंभीर थे। कल मंदिर के समीप एक व्यापारिक घराना था और उसने कहा कि जो कोई भी मंदिर के पास हंसा करेगा उसे दंड मिले। तभी मुल्ला ने सोचा कि उसे वहां जाकर कुछ सिखाना चाहिए। उसने कोयल को अपने साथ लेकर अदालत पहुंचा। जैसे ही कोयल ने वहां अपनी तान छेड़ी, सुर की जगह अचानक हाहा निकला और सभी लोग बिना किसी रोक के ठहाका मारकर हंस पड़े। जज, जो सामान्यतः कठोरता की मिसाल था, झट सी मुस्कुराया और उसके आगे वाले वकील, जिसे हमेशा गंभीर भाषा बोलनी चाहिए थी, अचानक छूट पड़ी और वो भी हंसी के उन्माद में शामिल हो गया। वहां से जनमानस की गंभीरता थोड़ी नरम पड़ी और सुनवाई का तरीका भी हल्का सा हो गया। बादशाह का प्रतिनिधि, जो पहले कठोर न्याय का प्रतीक था, ने कहा, यहां कोई सजा नहीं होगी। जो लोग बहुत गंभीरता में फंस कर रहते हैं, उन्हें भी कभी कभी हंसी की जरूरत होती है। हंसी कोय की मशहूरियत राज्य भर में फैल गई। ऊंची चौपालों तक इसकी चर्चा पहुंची। फिर एक दिन दरबार से खबर आई कि बादशाह खुद को देखना चाहते हैं, गांव की इस अद्भुत कोयल को। बादशाह ने बुलाया और मुल्ला और कोयल को सिंहासन के पास बुलाया गया। दरबार में सभी रस्मी लोग, मंत्री और सज्जन थे। मुल्ला ने कोयल को उठाया और उस विशेष समय पर, जब बादशाह ने गंभीर स्वर में कहा, बताओ, क्या कारण है कि ये कोयल इतनी प्रसिद्ध हो गई? कोयल ने वही धीमी मधुर आवाज निकाली और फिर एक जोरदार हाँ फोड़ दी, जिसे सुनकर पूरा दरबार खच्चे से हंसा। बादशाह, जो खुद ही गंभीर स्वभाव के थे, वे भी हंसने लगे। उन्होंने कहा, यह नई नीति की तरह है। अगर हमारी न्यायप्रियता और उल्लास के बीच तालमेल आ गया तो राज्य में सुख रहेगा। मंत्री बगल में बैठा चौंका। आखिर कैसे एक कोयल ने दरबार की भाषा बदल दी थी? पर कहानी में एक मोड़ तब आया जब पड़ोसी राज्य के एक कवि ने अलंकृत कविता पढ़ने के बहाने हंसी कोय की आवाज रिकॉर्ड करने का सोचा। कवि ने एक जाल बिछाया और कोयल को पकड़कर शहर में ले गया। मुल्ला जब जानने पहुंचा तो उसने देखा कि कोयल सलाखों में बंद है और कवि उसे श्रृंगार कर दिखावा कर रहा है। मुल्ला का दिल टूट गया। गांव वालों ने साथ मिलकर कवि से कहा कि ये कोयल हमारी है और उसे बंद कर रखना ठीक नहीं है। कवि बोला, मैं इसे मंच पर लाऊंगा और इसे दुनिया भर में मशहूर कर दूंगा। आप इसे बेच दो और फिर खूब पैसा कमाओ। मुल्ला ने कहा, पैसा सब कुछ नहीं। अगर कोयल यहां होती तो लोग खुद बदलते। पर कवि ने नहीं माना। उसने कहा, तुम्हारी कोयल से मैंने बड़े अच्छे कवि सम्मेलन कर सकते हैं, जो कहते थे कि कोयल का हंसना समाज को बदल देगा, जो कहते थे कि ये एक आम चिड़िया है और सिर्फ दिखावा है, और जो बेचैन थे कि ऐसा कुछ अजीब हो गया है। पर मुल्ला ने अपनी जगह छोड़ने का नाम नहीं लिया। उसने कोयल को अपने कंबल में बांधा और उसे गांव के चौपाल में बैठा दिया। वहां वो कोयल जैसे ही सुर बदलती, लोगों की बाध्यताएं क्षण भर के लिए गायब हो जाती। दिन गुजरते गए और हंसी कोय की शोर शरारत बढ़ती गई। एक बार गांव में शादी थी। पूरा गांव आमंत्रित था। अंत में जब बारात पहुंची तो विवाह स्थल पर सब कुछ तय था। पर दुल्हन की नानी अचानक बहुत उदास दिखी। उसे कोई पुराना गम सताता था।
वो बैठकर चुपचाप रो रही थी। मुल्ला को यह देखकर बहुत अजीब लगा। वो अपनी कोयल लेकर वहां पहुंचा और कोयल ने एक हल्की मीठी धुन बनाई, पर अचानक बीच में जैसे ही स्वर बदला, वो हा कर बोली और नानी के गले में हंसी फूट पड़ी। आंसू और हंसी साथ आए। लोग चौंक कर देख रहे थे, कुछ समझते नहीं थे कि अचानक खुशियां कैसे आई। नानी ने कहा, यही तो चाहिए था, हमें हंसी चाहिए थी। शादी में सबने कहा कि कोयल ने वरवधू के लिए सौभाग्य ला दिया है। वर की मां ने कहा, ऐसी कोयल घर घर में होनी चाहिए। पर मुल्ला ने शांत होकर कहा, यह तो आती जाती है, पर जिस घर में स्नेह और समझ हो वहां ये ठहर कर भी गीत गा देगी। हंसी कोई की सबसे मजेदार हरकत तब हुई जब गांव के मुंडा स्कूल के मास्टर साहब ने परीक्षा के दिन बच्चों के परीक्षा तनाव को कम करने के लिए उसे बुलाया। मास्टर साहब बहुत सख्त थे। उनके चेहरे पर हमेशा तपाकसी की रेखाएं थी। मुल्ला ने कहा, माहिर, बस एक बार इसकी हंसी सुन लो, फिर देखना बच्चों की याददाश्त कैसे बढ़ती है। मास्टर साहब ने टाल मारे बिना सहमति दी और परीक्षा के पहले उसने बच्चों के साथ बांस की टोकरी के ऊपर कोयल को रखा। जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, कोयल ने एक एक करके मीठे गीत गाए और बीच बीच में छोटी छोटी हंसी के फूट दिए। बच्चे गुदगुदे गए और ध्यान लगाकर परीक्षा देने लगे। परीक्षा समाप्ति पर मास्टर साहब भी मुस्कुरा उठे और बोले, मुल्ला, लगता है तुम्हारी कोयल ने बच्चों को खुश कर दिया। मुल्ला ने सिर हिलाकर कहा, हंसी जब दिल में उतरे तो ज्ञान भी साथ आता है। कोयल की हंसी कभी कभी गलतफ हमी भी पैदा कर देती। एक बार गांव में एक बड़ा झगड़ा हुआ। दो पड़ोसी आपस में पानी की बारी को लेकर उलझ गए। दोनों के शब्द तेज थे और गांव का माहौल भी गर्म। मुल्ला ने सोचा कि कोयल की हंसी से माहौल नरम हो सकता है। उसने कोयल को झुलसाकर बीच मैदान में लाया और कहा, देखो बच्चों, थोड़ा शांत हो जाओ। कोयल ने पहली बार गंभीर स्वर में गाया। ऐसा नहीं कि वो हंसी भूल गई हो, पर उसकी तान में वही खनक थी जो लोगों को अजीब तरह से हंसा देती। दोनों पड़ोसी अचानक ठहाके लगाने लगे और फिर बिना किसी योजना के दोनों एक दूसरे के पुराने किस्से सुनाने लगे जो बचपन के थे। लोग सुनकर रोने हंसने लगे और झगड़ा धीरे धीरे मिट गया। हंसी ने जैसे दो रंग दिलों को जोड़ दिया। पर फिर बात और बढ़ गई। झगड़े का विषय पानी था, पर जब सबने हंसकर पुरानी गलतफहमियों को भूल दिया तो गांव वालों ने मिलकर नई बटाई बनाई और सबने मिलकर कुआं साफ किया। मुल्ला ने सोचा, हंसी भी कभी कभी बेहतरीन न्याय कर देती है। एक दिन साबे आजिम, राज्य का कांस्टेबल, गांव पहुंचा। उसने सुना था कि यहां एक कोयल हंसती है जो लोगों को अनोखे ढंग से प्रभावित करती है। वो बड़ा व्यवस्थित इंसान था। उसकी पोशाक और चाल में उस साहब का भेद था कि वो समस्या के बिना चैन से नहीं बैठता। कांस्टेबल ने सोचा कि ये गांव में शरारती अफवाह होगी, पर मुल्ला ने उसे दावत दी और कहा, साहब, हमारी कोयल को सुनिए। कांस्टेबल ने पहले तो ठुकरा दिया, पर मित्रवत आग्रह के बाद उसने अनुमति दी। कोयल ने उसकी तरफ देखा और एक धीमी गंभीर सुर में मुस्कुराई सी आवाज दी, फिर अचानक हाहा कर दी। कांस्टेबल का गला ऊंचा हो गया। वो हंस पड़ा और उसकी कठोर सख्ती के पीछे जो लोहे का आवरण था वो एक जादुई पल में टूट गया। उसने कहा, मैंने आज तक किसी को ऐसे हंसते नहीं देखा। मुल्ला ने हंसते हुए जवाब दिया, कभी कभी हंसी सबसे सख्त आदमी को भी धरती से जोड़ देती है। पर हंसी कोय के साथ एक मुश्किल भी आई। वो अपनी हंसी को जब चाहती थी तब चाहती थी, और बस एक बार उसने अदालत में भी धमाल मचा दिया। राज्य का एक बड़ा मंदिर में सुनवाई चल रही थी। वहां के नौकरों से लेकर वकीलों तक सब कुछ गंभीर थे। कल मंदिर के समीप एक व्यापारिक घराना था और उसने कहा कि जो कोई भी मंदिर के पास हंसा करेगा उसे दंड मिले। तभी मुल्ला ने सोचा कि उसे वहां जाकर कुछ सिखाना चाहिए। उसने कोयल को अपने साथ लेकर अदालत पहुंचा। जैसे ही कोयल ने वहां अपनी तान छेड़ी, सुर की जगह अचानक हाहा निकला
और सभी लोग बिना किसी रोक के ठहाका मारकर हंस पड़े। जज, जो सामान्यतः कठोरता की मिसाल था, झट सी मुस्कुराया और उसके आगे वाले वकील, जिसे हमेशा गंभीर भाषा बोलनी चाहिए थी, अचानक छूट पड़ी और वो भी हंसी के उन्माद में शामिल हो गया। वहां से जनमानस की गंभीरता थोड़ी नरम पड़ी और सुनवाई का तरीका भी हल्का सा हो गया। बादशाह का प्रतिनिधि, जो पहले कठोर न्याय का प्रतीक था, ने कहा, यहां कोई सजा नहीं होगी। जो लोग बहुत गंभीरता में फंस कर रहते हैं, उन्हें भी कभी कभी हंसी की जरूरत होती है। हंसी कोई की मशहूरियत राज्य भर में फैल गई। ऊंची चौपालों तक इसकी चर्चा पहुंची। फिर एक दिन दरबार से खबर आई कि बादशाह खुद को देखना चाहते हैं। गांव की इस अद्भुत कोयल को बादशाह ने बुलाया और मुल्ला और कोयल को सिंहासन के पास बुलाया गया। दरबार में सभी रस्मी लोग, मंत्री और सज्जन थे। मुल्ला ने कोयल को उठाया और उस विशेष समय पर, जब बादशाह ने गंभीर स्वर में कहा, बताओ, क्या कारण है कि ये कोयल इतनी प्रसिद्ध हो गई? कोयल ने वही धीमी मधुर आवाज निकाली और फिर एक जोरदार हाँ फोड़ दी, जिसे सुनकर पूरा दरबार खच्चे से हंसा। बादशाह, जो खुद ही गंभीर स्वभाव के थे, वे भी हंसने लगे। उन्होंने कहा, यह नई नीति की तरह है। अगर हमारी न्यायप्रियता और उल्लास के बीच तालमेल आ गया तो राज्य में सुख रहेगा। मंत्री बगल में बैठा चौंका। आखिर कैसे एक कोयल ने दरबार की भाषा बदल दी थी? पर कहानी में एक मोड़ तब आया जब पड़ोसी राज्य के एक कवि ने अलंकृत कविता पढ़ने के बहाने हंसी कोई की आवाज रिकॉर्ड करने का सोचा। कवि ने एक जाल बिछाया और कोयल को पकड़कर शहर में ले गया। मुल्ला जब जानने पहुंचा तो उसने देखा कि कोयल सलाखों में बंद है और कवि उसे श्रृंगार कर दिखावा कर रहा है। मुल्ला का दिल टूट गया। गांव वालों ने साथ मिलकर कवि से कहा कि ये कोयल हमारी है और उसे बंद कर रखना ठीक नहीं है। कवि बोला, मैं इसे मंच पर लाऊंगा और इसे दुनिया भर में मशहूर कर दूंगा। आप इसे बेच दो और फिर खूब पैसा कमाओ। मुल्ला ने कहा, पैसा सब कुछ नहीं। अगर कोयल यहां होती तो लोग खुद बदलते। पर कवि ने नहीं माना। उसने कहा, तुम्हारी कोयल से मैंने बड़े अच्छे कवि सम्मेलन कर सकते हैं। मुल्ला ने ठान लिया कि वो अपनी कोयल को बचाकर ही रहेगा। उसने गांव वालों का साथ लिया और देर रात कवि के घर पहुंचा। वो चुपके से किले के पास गया, पर कवि की भ्रिकुटियां भ्रष्ट थी। उसने कोयल को ठीक उसी तरह बांध रखा था जैसे कोई खजाना। मुल्ला ने आवाज में कोमलता भरकर कहा, लो, हमें अपनी दोस्त चाहिए। कवि ने कहा, यह मेरी संपत्ति है। मुल्ला ने कहा, संपत्ति तभी सच होती जब वो लोगों की खुशियां बढ़ाए। कवि चूंसा गया और कुछ लोगों को बुलाकर बहस कर ली। अंत में बादशाह के आदेश से यह मामला सुलझा। बादशाह ने कहा, कोयल को उसकी आजादी दे दीजिए। कवि की आंखें बड़ी हो गई पर उसने कुछ नहीं कहा। कोयल गांव लौटी और उसने वापस वही हंसी की तान छेड़ी, पर अब उसकी हंसी में एक नई गंभीरता भी आ गई थी। जैसे वो जान चुकी हो कि उसकी हंसी सिर्फ मजाक नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। वक्त के साथ हंसी कोई के कई किस्से आगे बढ़े। उसने अकाल में लोगों का मनोबल बढ़ाया, एक व्यापारी को उसकी लालच से रोक दिया, एक साथ 2 विवाहों को एक ही गीत से जोड़ दिया। मुल्ला ने उसे हमेशा आजाद रखा। वो कहता, ये कोई जोकी नहीं, ये सद्भाव की दूत है। और गांव वालों ने उसे मान लिया। वो जो कभी हंसकर सबको झकझोर देती, अब गांव की मुस्कान का प्रतीक बन चुकी थी। समाप्ति के करीब जब मुल्ला बूढ़ा हुआ और उसकी कमर झुकी, कोयल अब भी हर सुबह वही सुर देती, पर अब वो कम हंसती थी। पर हर बार जब भी गांव में किसी को सच में जरूरत होती, कोयल अपनी हंसी छोड़ देती और उसे सुनकर लोग उठकर काम पर लग जाते। उसकी हंसी अब भी वही जादू करती, पर अब वो तेज न थी। वो दया की तरह धीरे धीरे फैलती। एक दिन मुल्ला ने बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, याद रखो, हंसी सिर्फ ठहाके नहीं होती, ये दिलों को जोड़ती है, दुखों को कम करती है और सच्चाई को उजागर करती है। बच्चों ने ध्यान से सुना और पूछा, मुल्ला,
कोयल तो हंसी देती है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि कब हंसना चाहिए? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हारा हंसना किसी और की मदद करे तब। आखिरकार कोयल भी बूढ़ी हो गई और एक दिन उसने अपनी आखिरी तान दी। वो अपने पेड़ पर बैठी और सूरज की रोशनी में हल्की सी सीधी हो गई। पूरा गांव एकदम शांत हो गया। कोई शोर नहीं था, सिर्फ कुछ बच्चे जो उसकी मीठी आवाज के बिना मूक थे। मुल्ला ने धीरे धीरे कोयल को अपनी बाहों में उठाया और आंसू के साथ उसने कहा, तेरी हंसी ने हमें सिखाया कि जीवन बहुत बड़ा है और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। गांव वालों ने मिलकर एक छोटा सा स्मारक बनाया जहां बच्चे रोज आकर कहानियां सुनते और हंसी के महत्व को याद रखते। स्मारक के पास एक पत्थर पर लिखा गया, हंसी सबसे बड़ा उपहार है। और लोग आने वाली पीढ़ियों को ये कहानी सुनाते रहे, कैसे एक छोटी कोयल की हंसी ने एक पूरे गांव की रूह बदल दी। वर्षों बाद भी जब कोई गांव से बाहर जाके कहता कि उसे दुख है, तो वहां के लोग कहते, मुल्ला की कोयल का गीत याद करो। और फिर बिना देर के एक हल्की हंसी उनके होठों पर आ जाती। मुल्ला तो एक लंबी उम्र तक जिया, पर वो हमेशा कहता, मैंने बस अपनी दोस्त को संजो कर रखा। और यही बात सबको बताने के लिए काफी थी। हंसी उसकी कोयल ने दिखला दी थी कि वो सिर्फ मन को हल्का नहीं करती, वो मानवता को जोड़ती है और कठिन से कठिन घड़ी में भी उम्मीद जगाती है। मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम आते ही दरबार में उठती चहल पहल कुछ अलग ही होती थी। वो शख्स जिसे गांव वाले चतुर और मजाकिया दोनों समझते थे। शहर के बड़े बड़े लोग अक्सर अजीब तरह से नापतोल के देखते थे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। बादशाह के महल में एक बड़ा उत्सव था। नए भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का ऐलान हुआ था और मंत्री अपनी अपनी पगडंडियों पर झूमते दिख रहे थे। अपेक्षाकृत शांत रहने वाले बादशाह ने दरबार में बैठकर सबका अभिवादन लिया, पर चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थी। राज्य के कुछ हिस्सों में फसलों की तंगी, कुछ गांवों में पानी की कमी और आम आदमी की आवाजें जिस तरह दरबार तक पहुंचने से पहले दब जाती थी, वो बात बादशाह के कानों तक पहुंच चुकी थी। उसने सोचा था कि बड़े बड़े कानून लेकर ही समस्या हल हो जाएगी। इसलिए उसने घोषणा की, जो भी सुझाव देगा उसे हाल में बुलाकर सुना जाएगा। मुल्ला उसी वक्त बाजार से लौट रहा था। उसे खबर पहुंची कि दरबार में चर्चा चल रही है और कोई भी जो हिम्मत करे अपनी बात रख सकता है। मुल्ला ने सोचा, वक्त है कुछ नया करने का। वो गधे पर अपनी छोटी सी थैली बांधे, सिर पर तर्क की टोपी नहीं पर वही पुरानी मुस्कान लिए महल की ओर निकल पड़ा। महल का गेट खुला हुआ था। मुल्ला नजरों में कुछ ढीला सा था पर कदम निश्चित। उसने गधे को बाहर खड़ा किया और खुद सीधे दरबार के बीच में पहुंच गया। लोग हंसे, कुछ ने उसकी उपेक्षा की, पर बादशाह की नजर उस पर पड़ी। बादशाह ने संकेत किया और मुल्ला को बुलवाया गया। मुल्ला के पास जाने से पहले कुछ मंत्री उसे रोकने की कोशिश करने लगे, पर बादशाह ने कहा, छोड़िए, सुनिए क्या कहता है। मुल्ला ने झुककर सलाम किया और बिना किसी घुमाने फिराने के बोला, महाराज, मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 नियम बदल कर दिखाएं। दरबार में हल्की सी फुसफुसाहट उठी। मंत्री एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराए। बादशाह की आंखों में चमक आई। शायद अभी तक किसी ने इतनी निडरता से चुनौती नहीं दी थी। 3 नियम? बादशाह ने पूछा। बताओ क्या बदलना चाहते हो मुल्ला? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, पहला नियम ये बदलिए कि दरबार में फैसला वही होगा जो सब जनता के सामने खुले तरीके से लिया गया होगा, बजाय इसके कि कुछ कागजों और दरवाजों के पीछे सब तय कर लिया जाए। दूसरा नियम ये बदलिए कि एक दिन के लिए राज्य के सभी मंत्री, अधिकारी और मैं, जो भी कोई ऊंचा है, आम आदमी के कपड़े पहनकर बाजार जाऊं और उनकी जिंदगी देखूं। तीसरा नियम ये बदलिए कि एक सप्ताह के लिए राज्य के न्यायाधीशों और प्रमुख लोगों को हर गांव के उस व्यक्ति की सुनवाई करनी होगी जिसे वे कभी नजरअंदाज करते रहे हैं। दरबार में एक हल्की हंसी आई। कुछ मंत्री बोले कि ये तो व्यंग्य है, पर बादशाह शांत रहा और बोला,
अगर ये तुम्हारा प्रस्ताव है तो मैं इसे लागू करके दिखाऊंगा। पर पहले बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि इससे क्या होगा? मुल्ला ने आंखें चमकाई और कहा, महाराज, जब निर्णय खुले में होंगे तो धूर्तों के बाल खुल जाएंगे। जब आप बाजार में आम कपड़े पहनकर चलेंगे तो देख पाएंगे कि जनता की राहें कितनी कठिन है। और जब न्याय वही देगा जो गांव की भीड़ सुनती है, तब पता चलेगा कि कहीं कोई आवाज दब तो नहीं रही। बादशाह ने कहा, ठीक है, 3 नियम बदलते हैं, पर शर्त यह है कि तुम भी मेरे साथ रहोगे और नियमों पर अमल का जिम्मा उठाओगे। मुल्ला ने बिना हिचकिचाए कहा, महाराज, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले दिन दरबार में घोषणा हुई। पहला बदलाव यह हुआ कि अब किसी भी बड़े फैसले से पहले एक खुली सभा बुलाई जाएगी, जहां आम लोग भी आकर सुन सकेंगे और अपनी बात रख सकेंगे। मंत्री इस नए नियम को नापसंद कर रहे थे, पर बादशाह ने आदेश दे दिया। पहले ही खुली सभा में एक किसान आया जिसने अपनी जमीन से जुड़ी एक शिकायत रखी। दूसरे व्यापारी ने करके गलत गणना की बात कही। अब बातें अफवाहों के बजाय सामने आ रही थी और सच धीरे। मुल्ला ने ठान लिया कि वो अपनी कोयल को बचाकर ही रहेगा। उसने गांव वालों का साथ लिया और देर रात कवि के घर पहुंचा। वो चुपके से किले के पास गया, पर कवि की भ्रिकुटियां भ्रष्ट थी। उसने कोयल को ठीक उसी तरह बांध रखा था जैसे कोई खजाना। मुल्ला ने आवाज में कोमलता भरकर कहा, लो, हमें अपनी दोस्त चाहिए। कवि ने कहा, यह मेरी संपत्ति है। मुल्ला ने कहा, संपत्ति तभी सच होती जब वो लोगों की खुशियां बढ़ाए। कवि चूंसा गया और कुछ लोगों को बुलाकर बहस कर ली। अंत में बादशाह के आदेश से यह मामला सुलझा। बादशाह ने कहा, कोयल को उसकी आजादी दे दीजिए। कवि की आंखें बड़ी हो गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। कोयल गांव लौटी और उसने वापस वही हंसी की तान छेड़ी, पर अब उसकी हंसी में एक नई गंभीरता भी आ गई थी, जैसे वो जान चुकी हो कि उसकी हंसी सिर्फ मजाक नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। वक्त के साथ हंसी कोई के कई किस्से आगे बढ़े। उसने अकाल में लोगों का मनोबल बढ़ाया, एक व्यापारी को उसकी लालच से रोक दिया, एक साथ 2 विवाहों को एक ही गीत से जोड़ दिया। मुल्ला ने उसे हमेशा आजाद रखा। वो कहता, ये कोई जोकी नहीं, ये सद्भाव की दूत है। और गांव वालों ने उसे मान लिया। वो जो कभी हंसकर सबको झकझोर देती, अब गांव की मुस्कान का प्रतीक बन चुकी थी। समाप्ति के करीब जब मुल्ला बूढ़ा हुआ और उसकी कमर झुकी, कोयल अब भी हर सुबह वही सुर देती, पर अब वो कम हंसती थी। पर हर बार जब भी गांव में किसी को सच में जरूरत होती, कोयल अपनी हंसी छोड़ देती और उसे सुनकर लोग उठकर काम पर लग जाते। उसकी हंसी अब भी वही जादू करती, पर अब वो तेज न थी। वो दया की तरह धीरे धीरे फैलती। एक दिन मुल्ला ने बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, याद रखो, हंसी सिर्फ ठहाके नहीं होती, ये दिलों को जोड़ती है, दुखों को कम करती है और सच्चाई को उजागर करती है। बच्चों ने ध्यान से सुना और पूछा, मुल्ला, कोयल तो हंसी देती है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि कब हंसना चाहिए? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हारा हंसना किसी और की मदद करे तब। आखिरकार कोयल भी बूढ़ी हो गई और एक दिन उसने अपनी आखिरी तान दी। वो अपने पेड़ पर बैठी और सूरज की रोशनी में हल्की सी सीधी हो गई। पूरा गांव एकदम शांत हो गया। कोई शोर नहीं था, सिर्फ कुछ बच्चे जो उसकी मीठी आवाज के बिना मूक थे। मुल्ला ने धीरे धीरे कोयल को अपनी बाहों में उठाया और आंसू के साथ उसने कहा, तेरी हंसी ने हमें सिखाया कि जीवन बहुत बड़ा है और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। गांव वालों ने मिलकर एक छोटा सा स्मारक बनाया, जहां बच्चे रोज आकर कहानियां सुनते और हंसी के महत्व को याद रखते। स्मारक के पास एक पत्थर पर लिखा गया, हंसी सबसे बड़ा उपहार है। और लोग आने वाली पीढ़ियों को ये कहानी सुनाते रहे, कैसे एक छोटी कोयल की हंसी ने एक पूरे गांव की रूह बदल दी। वर्षों बाद भी जब कोई गांव से बाहर जाके कहता कि उसे दुख है, तो वहां के लोग कहते, मुल्ला की कोयल का गीत याद करो, और फिर बिना देर के एक हल्की हंसी उनके होठों पर आ जाती।
मुल्ला तो एक लंबी उम्र तक जिया, पर वो हमेशा कहता, मैंने बस अपनी दोस्त को संजो कर रखा, और यही बात सबको बताने के लिए काफी थी। हंसी उसकी कोयल ने दिखला दी थी कि वो सिर्फ मन को हल्का नहीं करती, वो मानवता को जोड़ती है और कठिन से कठिन घड़ी में भी उम्मीद जगाती है। मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम आते ही दरबार में उठती चहल पहल कुछ अलग ही होती थी। वो शख्स जिसे गांव वाले चतुर और मजाकिया दोनों समझते थे। शहर के बड़े बड़े लोग अक्सर अजीब तरह से नापतोल के देखते थे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। बादशाह के महल में एक बड़ा उत्सव था। नए भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का ऐलान हुआ था और मंत्री अपनी अपनी पगडंडियों पर झूमते दिख रहे थे। अपेक्षाकृत शांत रहने वाले बादशाह ने दरबार में बैठकर सबका अभिवादन लिया, पर चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थी। राज्य के कुछ हिस्सों में फसलों की तंगी, कुछ गांवों में पानी की कमी और आम आदमी की आवाजें जिस तरह दरबार तक पहुंचने से पहले दब जाती थी, वो बात बादशाह के कानों तक पहुंच चुकी थी। उसने सोचा था कि बड़े बड़े कानून लेकर ही समस्या हल हो जाएगी, इसलिए उसने घोषणा की, जो भी सुझाव देगा उसे हाल में बुलाकर सुना जाएगा। मुल्ला उसी वक्त बाजार से लौट रहा था। उसे खबर पहुंची कि दरबार में चर्चा चल रही है और कोई भी जो हिम्मत करे अपनी बात रख सकता है। मुल्ला ने सोचा, वक्त है कुछ नया करने का। वो गधे पर अपनी छोटी सी थैली बांधे, सिर पर तर्क की टोपी नहीं पर वही पुरानी मुस्कान लिए महल की ओर निकल पड़ा। महल का गेट खुला हुआ था। मुल्ला नजरों में कुछ ढीला सा था पर कदम निश्चित। उसने गधे को बाहर खड़ा किया और खुद सीधे दरबार के बीच में पहुंच गया। लोग हंसे, कुछ ने उसकी उपेक्षा की, पर बादशाह की नजर उस पर पड़ी। बादशाह ने संकेत किया और मुल्ला को बुलवाया गया। मुल्ला के पास जाने से पहले कुछ मंत्री उसे रोकने की कोशिश करने लगे, पर बादशाह ने कहा, छोड़िए, सुनिए क्या कहता है। मुल्ला ने झुककर सलाम किया और बिना किसी घुमाने फिराने के बोला, महाराज, मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 नियम बदल कर दिखाएं। दरबार में हल्की सी फुसफुसाहट उठी। मंत्री एक दूसरे को देखते हुए मुस्कराए। बादशाह की आंखों में चमक आई। शायद अभी तक किसी ने इतनी निडरता से चुनौती नहीं दी थी। 3 नियम? बादशाह ने पूछा। बताओ क्या बदलना चाहते हो, मुल्ला? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, पहला नियम ये बदलिए कि दरबार में फैसला वही होगा जो सब जनता के सामने खुले तरीके से लिया गया होगा, बजाय इसके कि कुछ कागजों और दरवाजों के पीछे सब तय कर लिया जाए। दूसरा नियम ये बदलिए कि एक दिन के लिए राज्य के सभी मंत्री, अधिकारी और मैं, जो भी कोई ऊंचा है, आम आदमी के कपड़े पहनकर बाजार जाऊं और उनकी जिंदगी देखूं। तीसरा नियम ये बदलिए कि एक सप्ताह के लिए राज्य के न्यायाधीशों और प्रमुख लोगों को हर गांव के उस व्यक्ति की सुनवाई करनी होगी जिसे वे कभी नजरअंदाज करते रहे हैं। दरबार में एक हल्की हंसी आई। कुछ मंत्री बोले कि ये तो व्यंग्य है, पर बादशाह शांत रहा और बोला, अगर ये तुम्हारा प्रस्ताव है तो मैं इसे लागू करके दिखाऊंगा। पर पहले बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि इससे क्या होगा? मुल्ला ने आंखें चमकाई और कहा, महाराज, जब निर्णय खुले में होंगे तो धूर्तों के बाल खुल जाएंगे। जब आप बाजार में आम कपड़े पहनकर चलेंगे तो देख पाएंगे कि जनता की राहें कितनी कठिन है, और जब न्याय वही देगा जो गांव की भीड़ सुनती है, तब पता चलेगा कि कहीं कोई आवाज दब तो नहीं रही। बादशाह ने कहा, ठीक है, 3 नियम बदलते हैं, पर शर्त यह है कि तुम भी मेरे साथ रहोगे और नियमों पर अमल का जिम्मा उठाओगे। मुल्ला ने बिना हिचकिचाए कहा, महाराज, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले दिन दरबार में घोषणा हुई। पहला बदलाव यह हुआ कि अब किसी भी बड़े फैसले से पहले एक खुली सभा बुलाई जाएगी, जहां आम लोग भी आकर सुन सकेंगे और अपनी बात रख सकेंगे। मंत्री इस नए नियम को नापसंद कर रहे थे, पर बादशाह ने आदेश दे दिया। पहले ही खुली सभा में एक किसान आया जिसने अपनी जमीन से जुड़ी एक शिकायत रखी। दूसरे व्यापारी ने करके गलत गणना की बात कही। अब बातें अफवाहों के बजाय सामने आ रही थी
और सच धीरे धीरे उजागर होने लगा। कुछ मंत्री जिनका शासन केवल कागजों पर चलता था, अब असहज महसूस करने लगे, क्योंकि जो काबिज था वो जनता के समक्ष बेनकाब हो गया। ये नींव सीधी लगी पर असर फौरन दिखा। कुछ भ्रष्ट तरीकों पर रोक लगी और लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। मुल्ला ने महल की दहलीज पर खड़े होकर ये देखा और मुंह में आकर कहा, देखा महाराज, जो छुपा हुआ था अब बाहर आ रहा है। दूसरा नियम लागू करने के दिन सभी मंत्री और अधिकारी आम कपड़ों में बाजार गए। बादशाह ने खुद एक सादा धोती कुर्ता पहनकर भीड़ में चला। मुल्ला ने गधे की तरफ देखा और बोला, आओ देखे कि राजा की जिंदगी और मेरे गांव वाले की जिंदगी में फर्क कैसा है। बाजार की गलियों में मसाले, अनाज, सब्जियां उलझी हुई थी। एक महिला जो अपने बच्चों के साथ सब्जी बेच रही थी, बेचैन थी, क्योंकि कल का ऊपरी व्यापारी उसे दबा देता था। बादशाह ने खुद बुनकर बाजार में खड़ा होकर थाली उठाई और देखा कि एक व्यापारी उसे भारी मूल्यों पर सामान बेच रहा था। बादशाह शर्म से लाल हो गया। मुल्ला ने पूछा, क्या अब भी लगता है कि सरेआम आकर सस्ता बिकाऊ होगा? बादशाह ने कुछ कहने को नहीं पाया। उन्हीं दिनों एक अधिकारी ने अनायास देखा कि उसके हाथों में लगे दस्तावेजों की जगह गांव के बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे, क्योंकि उनके पास स्कूल जाने का खर्च नहीं था। वो दृश्य उसके मन पर भारी पड़ा। तीसरा नियम लागू होने पर न्याय की प्रक्रिया बदल गई। जजों को गांवों में जाकर वही सुना जाना था, जहां वे अक्सर दरबार के बुलावे पर केवल बड़े लोगों की सुनते थे। पहले गांव के एक बुजुर्ग ने शिकायत की कि एक जमीन जो वारिसों की थी, एक समृद्ध परिवार ने हथिया ली है। जज सुनने था पर पता चला कि उनके दस्तावेजों में चाबी के निशान गड़े हुए थे। दस्तावेजों में छेड़छाड़ की गई थी। जज ने पेपर की बजाय गांव वालों की गवाही ली। एक आदर्श न्याय जो केवल कागज में छपा था, वो अब लोगों के सामने आ गया और नतीजा ये हुआ कि कई झूठे दावे उजागर हुए। उन सप्ताहों में जब न्याय सीधे जनता के बीच में दिया गया, लोगों का भरोसा फिर से बनना शुरू हुआ। मुल्ला ने दरबार में बैठकर देखा कि कैसे छोटे छोटे फैसलों से बड़े बदलाव आते हैं, पर हर बदलाव के साथ विरोध भी आया। कुछ मंत्री जिनके लिए ये सब खतरे की घंटी थी, गोलबंदी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खुली सभा से अफवाहें फैलेंगी और राज्य की गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने बादशाह का मुंह मोड़ने के लिए फेरबदल शुरू कर दिया, पर बादशाह ने अपने शब्द पर अडिग रहकर कहा, हमने जनता से किए वादे तो निभाने होंगे। मुल्ला ने एक दिन राजमहल के आंगन में बैठकर कहा, महाराज, परिवर्तन आसान नहीं होता, पर अगर आप हार मान लेते हैं तो वही पुरानी समस्या लौट आएगी। कुछ महीनों के अंदर ही स्थिति बदल गई। खुले फैसलों ने भ्रष्ट अधिकारियों को ध्यान में लाने का काम किया। बाजार में राजा के आम कपड़ों ने व्यापारियों को सोचने पर मजबूर किया और न्याय की पहुंच ने उन लोगों की आवाज उठाई जो पहले दब जाते थे। लोगों का विश्वास लौट रहा था। गांवों में छोटे छोटे स्कूल खुलने लगे, कुओं की मरम्मत होने लगी और करों में पारदर्शिता आई। बादशाह ने देखा कि इस बदलाव के कारण उसका राज्य अधिक खुशहाल होने लगा। वो अब अपने सिंहासन पर बैठकर कम झुकता और लोगों के साथ ज्यादा जुड़ता। मुल्ला की मुंहज्जौरी और सीधेपन ने दरबार को बदल दिया था। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ लोग ये मानने बैठे थे कि बदलाव से सत्ता कमजोर हुई है, इसलिए उन्होंने एक दो योजना बनाई कि किसी तरह इन नियमों को वापस करा दिया जाए। एक गुप्त बैठक में कुछ प्रभावशाली लोगों ने यह तय किया कि वे जनता का ध्यान हटाने के लिए झूठी अफवाहें फैलाएंगे और परिवर्तन के आलोचक बनकर बादशाह को भ्रमित कर देंगे। उन्होंने पत्रकारों और बाजार के कुछ लोगों को प्लान में शामिल कर लिया। अगले सप्ताह एक खबर आई कि खुले फैसलों से राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। लोग घबरा गए। कुछ मंत्री जो अभी अभी मानो हार मान चुके थे, फिर से सक्रिय हो गए। बादशाह थोड़ा संशय में पड़ गया। उसने मुल्ला को बुलाया और कहा, मुल्ला, क्या तुम सचमुच मानते हो कि यह सब टिकेगा? मुल्ला ने ठंडी आंखों से कहा, महाराज,
बदलाव के विरोधी हमेशा होंगे, पर तुमने जो खोजी है वो इंसानियत की जरूरत है। कोई भी चक्रवात इसे मिटा नहीं सकता जब तक कि लोग खुद इसे अपनाए रखेंगे। मुल्ला ने एक योजना की पेशकश की। जनता को खुद आगे आना चाहिए ताकि विरोधी अपनी चालें नहीं चला सके। इसके लिए उसने गांवों में सभा बुलाने का सुझाव दिया, जहां लोग अपने मुद्दे खुद उठाएंगे। बादशाह ने यह सुनकर जोर से हंसा और कहा, तुम्हारे विचार बड़े नायाब हैं। फिर उसने आदेश दिया कि इस बार खुले फैसले और न्याय को और स्थायी बनाया जाएगा। शासन का ढांचा कुछ हद तक बदल गया। अब निर्णय लेने में जनता की सहमति अनिवार्य थी और बाजार में व्यापार के नियम पारदर्शी कर दिए गए। समय बिता। वर्षों के बाद बादशाह ने मुल्ला से कहा, तुमने मेरे राज्य में जो परिवर्तन लाया उसकी गूंज बहुत दूर तक पहुंची, पर क्या तुम कभी नहीं चाहोगे कि तुम्हें कुछ दिया जाए? मुल्ला ने हल्की सी आवाज में कहा, महाराज, मेरा इनाम वही है कि लोग अब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उनके चेहरे पर चिंता कम हुई है और जो बीत गया उससे सबक लिया गया। बादशाह ने फिर पूछा, क्या तब भी तुम वही 3 नियम वापस बदलने की चुनौती देते हो अगर किसी ने ये सब फिर से बदल डाला तो? मुल्ला ने मुस्कुराया और बोला, नहीं महाराज, मैं अब चुनौती नहीं देता। मैं केवल याद दिलाता हूं कि परिवर्तन के लिए हिम्मत और दया चाहिए, और दोनों ही चीजें रोजमर्रा के फैसलों में छुपी होती हैं। राज्य में जो बदलाव आया था वो केवल नियमों का बदलाव नहीं था, वो सोच, व्यवहार और रिश्तों का बदलाव था। मुल्ला की चुनौती ने बादशाह को दिखाया कि असली ताकत सत्ता में नहीं बल्कि उस सेवा और पारदर्शिता में है जो लोगों के जीवन में असर डालती है। और जब नियम खुले हुए तो धूर्तों के पर्दे खुल गए, पर साथ ही लोगों ने भी सीखा कि जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं, सबकी होती है। कहानी का आखिरी दृश्य उस शाम का था जब मुल्ला अपने गधे पर बैठा गांव लौट रहा था। उसने पीछे मुड़कर महल देखा। वो अब वही महल था, पर उससे निकलती रोशनी में एक नई तरह की नरमी थी। बच्चे दूर से उसकी ओर दौड़े और बोले, मुल्ला, तुमने क्या सिखाया? उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो बस कहा था कि नियम बदलो और सच दिखाओ। पर असली काम तुम्हारा है, हर रोज एक ईमानदार कदम उठाना। बच्चे उसकी बातों को समझकर हंसे और खेतों की ओर भागे। मुल्ला ने अपने गधे की पीठ थपथपाई और सोचता हुआ चल पड़ा कि कोई नियम चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे जिंदा रखना लोगों के रोज के छोटे छोटे कर्मों से ही होता है। समाप्त।